नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्ती ब्यूरो न्यूज। आज की ताज़ा खबर। आज़ादी के बाद बहराइच की राजनीतिक यात्रा पुस्तक का राज्यपाल ने किया विमोचन। पूर्व सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा द्वारा लिखित पुस्तक मधुबन पैलेस बहराइच में आयोजित पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केरल के माननीय राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान, सांसद बहराइच अक्षयवर लाल गोंड, जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू सिंह, MLC डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी, विधायक महसी सुरेश्वर सिंह, विधायक बयागपुर सुभाष त्रिपाठी, बहराइच सदर विधायक अनुपमा जायसवाल, नानपारा विधायक रामनिवास वर्मा, अपना दल आदि। मुख्य अतिथि श्री खान दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम शुभारंभ किया। सरस्वती विद्या मंदिर के छात्राओं ने राष्ट्रगान प्रस्तुत कर व समापन किया। श्री खान ने अतिथियों को अंग वस्त्र व स्मृति चिन्ह भेंट किया और सम्मानित किया। कहा कि नई पीढ़ी के राजनीतिक प्रतिनिधियों को परिचय कराने में सहायक होगी। एकता व अखंडता के लिए सरदार वल्लभ भाई का बहुत सराहनीय योगदान रहा। माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा जिला अधिकारी दिनेश चंद्र को मतदाता चुनाव संचालन के पुरस्कार से सम्मानित किया। इस अवसर पर उपस्थित भाजपा जिला अध्यक्ष श्यामकरण टेकरीवाल, जिला अधिकारी दिनेश चंद्र, पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा, मुख्य राजस्व अधिकारी अवधेश कुमार मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक ज्ञानंजय सिंह व अन्य अधिकारी, कार्यक्रम संयोजक अभिषेक वर्मा, सौरभ, जनप्रतिनिधि पार्टी पदाधिकारी, गणमान्य व संभ्रांत जन, बुद्धिजीवी, उद्यमी तथा बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे।
हमारे अभी आपने जो हमारे संचालक हैं कार्यक्रम के संतोष जी पढ़ाते भी हैं और कवि भी हैं, मुझे बताया गया। इसलिए उन्होंने ऐसे शब्द प्रयोग किए। नहीं भाई, मैं तो ये मानता हूँ कि मैं बेशक पैदा नहीं हुआ हूँ यहाँ, लेकिन बहराइच वालों ने मुझे एडॉप्ट किया। मेरा विशेष संबंध नहीं, विशेष की तो बात अलग होती है। मेरा तो जैसे बहराइच माँ है, मैं बेटा हूँ। जहाँ मैं पहले का हूँ, जहाँ पैदा हुआ हूँ, वहाँ उतने दिन और महीने नहीं गुजारे होंगे जितने वर्ष बहराइच होगा। और आप सबकी, मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं बता सकूं कि मेरे दिल में उस प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए जो आपने मुझे दी, वो असल में उसका वो कृतज्ञता व्यक्त भी नहीं की जा सकती, सिर्फ महसूस की जा सकती। यहाँ पर हमारे माननीय सांसद अच्छे बंदान जी हैं, माननीय विधायक प्रयागपुर सुभाष जी हैं, माननीय विधायक बहराइच अनुपमा जी हैं, माननीय विधायक महसी सुरेश्वर सिंह जी हैं, माननीय विधायक नागपाला रामनिवास वर्मा जी हैं, हमारी जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मंजू सिंह जी भी हैं, जिनके परिवार से मेरा पुराना ताल्लुक है। सभागार में श्री श्याम करण टेकरीवाल जी, मैं देख नहीं पाया था। श्याम जी बहुत खामोशी से बैठते हैं। श्री राजकिशोर जी हैं, प्राचार्य श्री SP सिंह जी हैं, माननीय विभाग प्रचालक डॉक्टर अवधेश जी हैं, माननीय जिला प्रचालक दीनानाथ जी हैं, श्री राजेश्वर सिंह जी हैं, श्री राजकिशोर जी हैं, भागवत शुक्ला जी हैं, और हमारे जिले के जिला अधिकारी, हमारे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और उनकी उपस्थिति यहाँ आज में इसलिए, और दूसरे भी हमारे अधिकारी हैं यहाँ, तो सरकार के काम करने वाले लोग हैं, लेकिन इनकी उपस्थिति इसलिए खास तौर से मैं उसका जिक्र करना चाहूँगा कि बहुत ही विशिष्ट कामों के लिए, और वो भी जो विषय जिससे आपने शुरुआत की है, आपकी पुस्तक जिस विषय पर है कि किस तरह से लोकतंत्र विकसित हो रहा है हमारे देश में, और उसमें जो मतदाता की भूमिका उसको लेकर हमारे जिले के अधिकारियों को राष्ट्रपति जी द्वारा सम्मानित किया गया है। ये हमारे लिए बहुत ये और करने की बात है, जिसे हम कहते हैं पश्चिमी देश, उसमें साधारणतया अमेरिका को भी शामिल किया जाता है। यूरोप को आमतौर से पश्चिमी देश कहा जाता है वैसे, लेकिन अमेरिका को उसमें शामिल किया जाता है। तो पश्चिमी देशों के बाद ये अपनी तारीफ करने की बात नहीं, एक तथ्य, और वो तथ्य ये है, हमसे पहले स्वतंत्र होने वाले देश और हमसे कुछ बाद में स्वतंत्र होने वाले देश, जिन्होंने आजादी मिलने के बाद अपने आप को लोकतांत्रिक घोषित किया। भारत अकेला दुनिया में देश है जिसका लोकतांत्रिक व्यवस्था लगातार मजबूत होती चली गई है। पश्चिम के बाद पश्चिमी देशों में पहले आगे और करने क्यों ये मजबूत है? भारत में ये बिल्कुल सही है कि हमारे यहाँ पूरे देश, अगर जो आज जो हमारा पूरा देश है इस पर नजर डालें तो ऐसे हिस्से थे हमारे देश में
1000 साल से भी ज्यादा पहले, जहां राजा को भी जनता द्वारा चुना जाता था, लेकिन वो बहुत ज्यादा नहीं थे। लोकतंत्र देश के बड़े भाग में नहीं था, हम स्वीकार करते हैं। तो फिर ये हमारा लोकतंत्र लगातार मजबूती की तरफ कैसे बढ़ता गया? राजनैतिक लोकतंत्र बेशक नहीं था, लेकिन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक लोकतंत्र हमारे देश में हजारों साल से था। और वो अगर न होता तो लोकतंत्र की जो यात्रा है ये इतनी आसान न हो पाती। मैं अभी इसी साल 31, अब तो पिछला साल हो गया, 31 अक्टूबर को दिल्ली में मुझसे कहा गया सरदार पटेल मेमोरियल लेक्चर देने इंडिया इंटरनेशनल सेंटर। प्रभात कुमार जी हमारे पुराने कैबिनेट सेक्रेटरी, वो संस्था को चलाते हैं, वो हर साल वो भी व्याख्यान करवाते हैं। तो मैंने वहां कहा कि सरदार बिला शुबा कोई संदेह नहीं, हमारे देश की जो एकता है उसका श्रेय सरदार पटेल को जाता है। आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते, 600 के करीब राज्य थे भारत में। ब्रिटिश इंडिया के अलावा 600 के करीब 570 या 72 राज्य थे। जो लोग ये भविष्यवाणी कर रहे थे कि भारत अपनी आजादी को 10 साल भी सुरक्षित नहीं रख पाएगा, ये एक दूसरे के गले काट देंगे और भारत छोटे छोटे टुकड़ों में फिर से बट जाएगा, उनके दिमाग में मुख्य रूप से जो बात थी वो ये थी कि इतने सारे तो राज्य हैं, ये कभी इकट्ठे तो हो ही नहीं सकते। इकट्ठे हो गए और सिर्फ इकट्ठे नहीं हुए, वो एकता लगातार मजबूत बनती चली गई। तो मैंने अपने उस व्याख्यान में कहा, मैं कहा बेशक सरदार पटेल की मेहनत, सरदार पटेल की लगन, सरदार पटेल का देश प्रेम, हर चीज काम कर रही थी, लेकिन इससे पहले एक और चीज भी काम कर रही थी पृष्ठभूमि, और वो थी कि आज से 1200, 1300, हम निश्चित तौर पे नहीं जानते, लेकिन 1100 से लेके और 1400 साल के बीच में एक नौजवान लड़का केरला के कालड़ी गांव में पैदा हुआ, कम उम्र में निकलता है, बहुत ही कम उम्र में, इतनी कम उम्र में कि जिस गुरु को वो ढूंढता हुआ निकलता है, जब मध्य प्रदेश में नर्मदा के किनारे वो गुरु मिलते हैं तो गुरु से ही पूछ रहा है कि गुरु कहां रहते हैं, इतनी कम उम्र। तो उन्होंने आदि शंकराचार्य ने, जो सब कोई मानते हैं, तो उन्होंने देश में 4 मठ कायम किए, और ये कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने कम उम्र में, बहुत कम उम्र में उनका देहांत हो गया, लेकिन उनके जो भाष्य हैं जो उन्होंने लिखा है वो जिंदा है। तो कहते हैं, हम आमतौर से कहते हैं कि शंकराचार्य ने इस देश की एकता की बुनियाद आज से 1000 साल पहले रखा। उन्होंने देश के 4 कोने में 4 मठ बनाए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पहले गौर से सुन लीजिए, तालीम आ रही है। अब मैं आपसे बहुत ही, मेरी समझ से बड़ी महत्वपूर्ण बात, बेशक शंकराचार्य ने 4 मठ बनाए,
लेकिन बिल्डिंगों से, इमारतों से एकता नहीं कायम होती। बड़ी से बड़ी इमारत आप बना लीजिए, उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है, इतने साल बाद उसको खंडर बनना ही है। दिल्ली में पुराना किला है, लोगों का विश्वास है कि उस पुराने किले को पांडवों ने बनाया और माया नाम के असुर ने आर्किटेक्ट की हैसियत से उसका निर्माण किया। आज क्या हाल है उस किले का? अगर आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट वाले उसकी सुबह शाम उसमें मरम्मत न करते रहे तो वहां जाने की भी कोई हिम्मत नहीं करेगा। खंडर है और बाद में भी काफी बादशाह रहे हैं उसके लिए, लेकिन उसी वक्त या उससे थोड़ा बाद को, उस पुराने किले के बनने के थोड़ा बाद को भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। दोनों समकालीन है। गीता का एक अक्षर नहीं बदला, एक शब्द नहीं बदला। क्यों? क्योंकि ताकत से जो आप स्मारक पैदा करते हैं, मेमोरियल पैदा करते हैं, हाथ की ताकत से, पैसे की ताकत से, वो हमेशा रहने वाली चीज है, चाहे जितनी बड़ी। मानस से जो स्मारक पैदा होते हैं उनको नष्ट नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि मानस तो अक्षरों को मिलाकर शब्द बनाता है और शब्दों को मिलाकर वाक्य बनाता है, और अक्षर अपने आप में परिभाषित होता है जिसको छल न, जिसको खत्म न किया। ये दोनों का फर्क। तो देश की एकता जो शंकराचार्य ने कायम थी वो मठों से नहीं हुई। उन्होंने 4 महावाक्य चारों वेदों से लिए और एक एक महावाक्य एक एक मठ को दिया। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म। चारों का लगभग एक ही जैसा मतलब। वो संदेश है, वेदांत का वो सूत्र है जिसने देश की एकता को कायम किया। ये सूत्र क्या है? मेरे अंदर भी वही दिव्यता विद्यमान है जो आपके अंदर है। मैं आपको अगर हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, तो मैं आपके सामने नहीं झुक रहा हूं। मेरे अंदर मौजूद दिव्यता आपके अंदर मौजूद दिव्यता को पहचानती हूं। मैं उस दिव्यता के सामने नतमस्तक हूं। विचार जिंदा रहते थे। शंकराचार्य ने वो जो वेदांता का अद्वैतवाद का, जिसके मुताबिक हर व्यक्ति उसके अंदर दिव्यता अंतर्निहित है,